जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास में सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ? तो 1206 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो वह गौरी का गुलाम था। नोट: गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी कि गुलाम का मेन काम क्या था? तो सैनिकों का क्या करना था? सेवा करना था। ठीक ना। और फारसी में गुलामों को क्या कहा जाता है? बदगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजाभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजाभिषेक कब किया? तो 24 जून 1206 ईस्वी में। ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो लाहौर में बनाया था। ठीक ना। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। यानी जो कुतुब मीनार है उसका नींव किसने डाले था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाले थे। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है और अजमेर में जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसका मस्जिद का निर्माण कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श मीन्स क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ कुछ काम किया है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। पहला है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। यानी कि कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था उसको पूर्ण करवाया। ठीक। दूसरा कार्य है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी को टांका कहा जाता था, तांबा को जीतल कहा जाता था। तीसरा काम है एकता प्रणाली चलाई। चौथा है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। तुर्कान ए चहलगामी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने किया था जिसका नाम तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है? तो इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक ना। इल्तुतमिश हम लोग आगे पढ़ेंगे, चूंकि इस पेज में था इसलिए पहले ही बता दिए। तो चलिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको जो है ध्वस्त किया तो कौन किया? तो बख्तियार खिलजी किया था। ठीक ना। तो बख्तियार खिलजी कौन था? तो ऐबक का महान सेनानायक था। ठीक ना। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनानायक था बख्तियार खिलजी, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और उसको कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। इसका नाम है आराम शाह। ठीक ना। इसीलिए यह बहुत ही कम शासन किया। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। ठीक ना। आराम शाह कितना? मात्र 8 महीना। ठीक ना। मात्र जो है 8 महीनों तक ही शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह को क्या कर दिया? इल्तुतमिश ने हत्या कर दिया। कब हत्या कर दिया? तो 1211 ईस्वी में। और अपना जो है इल्तुतमिश जो है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक ना। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक ना। चलिए अब आगे हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक ना। इल्तुतमिश जो था वो क्या था? गुलामों था और उसका दामादो था। किसका? ऐबक का। ठीक ना। और वह इलवरी तुर्क था। ठीक ना। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ठीक। यानी इल्तुतमिश तुर्कान का इलवरी तुर्क था। वह ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ था? तो बदायूं का गवर्नर था।
ठीक ना। इल्तुतमिश लाहौर की राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण देहली कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश ने जब बना तो उन्होंने क्या किया कि लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके ट्रांसफ़र करके कहाँ ला दिया, दिल्ली ला दिया। और इसने हौज सुल्तानी का निर्माण कहाँ करवाया, दिल्ली कोहना के निकट करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश जो पहला ऐसा शासक था जिसने 1229 ईस्वी में, ठीक ना, बगदाद के जो खलीफा थे उससे सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, ठीक ना। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। और इल्तुतमिश भी की मृत्यु कब हो गया, तो अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म जो था सम्राट कहाँ का था, जलालुद्दीन को, ठीक ना, जलालुद्दीन को जो है इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। चंगेज शाह से बचने के लिए ख्वारिज्म जो आया था, लेकिन उन्होंने इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र, ठीक ना, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही, ठीक ना। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई तो उसका पुत्र, ठीक ना, इल्तुतमिश के पुत्र कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज था, बैठा। लेकिन वह गद्दी पर, लेकिन वह क्या था, अयोग्य शासक था। फलस्वरूप उसकी जो है अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान की जो है उस पर, मतलब शाह तुर्कान का शासन चला, ठीक ना। शाह तुर्कान अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। और जैसे ही मान लिया जाए शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव, जैसे उसकी माँ जो चला रही थे तो उससे जनता जो है खुश नहीं हुआ, तो उसके अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा दिया। यानी जो बेटा था इल्तुतमिश का, वह अयोग्य शासक था, उसकी माँ चला रही थी। रुकनुद्दीन की माँ कौची थी, शाह तुर्कान थी। तो उससे शाह तुर्कान के जो प्रभाव था उससे परेशान होकर तुर्की अमीर ने क्या किया कि रुकनुद्दीन को हटा दिया। अब हटा के रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार जो है रजिया बेगम जो है प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। राजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा जिसको कहते हैं, कुला जिसको टोपी कहा जाता है, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। उस समय जो था मुस्लिम लोग से पर्दा प्रथा थी, तो रजिया जो है पर्दा प्रथा को त्याग दी और चूंकि राजा बनी तो वह अपने पुरुषों की तरह चोगा यानी जिसको काबा कहा जाता है और कुला जिसको टोपी कहा जाता है पहनकर राज दरबार में खुले मुँह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। रजिया ने किसको, मलिक जलालुद्दीन याकूत को, जमालुद्दीन याकूब को अमीर अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयास के तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उन्हें इससे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुजिमुद्दीन बाराम शाह को बैठा दिया। जैसे गैर तुर्कों को सामंत बनाने लगी रजिया सुल्तान, तो उससे क्या हो गया, तुर्क अमीर जो है विरुद्ध हो गए, उसके खिलाफ हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुजिमुद्दीन बाराम शाह को बैठा दिया। किसको बैठा दिया, मुजिमुद्दीन, ठीक है, मुइजुद्दीन बाराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुतुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह सफल रही। रजिया की मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। यानी रजिया की शादी जो है अल्तुतुनिया के साथ हुआ, ठीक ना। शादी करने के बाद वह पुनः चाहे कि अपने गद्दी को हथिया ले, ठीक ना, प्रयास किया गद्दी प्राप्त करने को, लेकिन वह असफल रही और रजिया की हत्या जो है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कर दी गई। डाकुओं द्वारा कहाँ कर दी गई, कैथल के पास कर दी गई। बाराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बाराम शाह को भी क्या कर दिया गया कि बंदी बनाकर हत्या कर दी गई 1242 ईस्वी में। कब कर दी गई, मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना, ठीक ना। और कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। कहने का मतलब है कि पहले भी बहुत षड्यंत्र चलता था, ठीक ना। बलबन ने क्या किया कि 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया, ठीक ना। षड्यंत्र ऐसा रचा कि उसको हटाकर इसको बना दिया। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। सोचिए, बहुत ही अच्छा ईमानदार नेता था, राजा था।
नेता नहीं बल्कि राजा था। नसरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सी कर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो बहुत अच्छा ही कहा जा सकता है, ठीक ना, कि बहुत अच्छा राजा था। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। बलवन षड्यंत्र रचाया था, क्यों? क्योंकि बलवन जो है अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था और तुर्कान या चहलगामी का विनाश बलवन ने किया था। चूँकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश पढ़े थे कि इल्तुतमिश ने किसका अथी किया था? तुर्कान या चहलगामी का, ठीक ना, 40 सरदारों का एक दल था या संगठन था। तो बलवन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। वो कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। तो तुर्कान या चहलगामी जो थी उसको बलवन ने क्या कर दिया? विनाश कर दिया। बलवन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। अब बलवन जो है 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवन के नाम से, ठीक ना, दिल्ली की गद्दी पर बैठा और वह मंगलों के आक्रमण को रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा और पैगोस प्रथा की शुरुआत बलवन ने की थी। यह जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि सिजदा और पैगोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बलवन ने की थी। बलवन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को आरंभ कराया। नौरोज भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एकदम वीवीआई है। बलवन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलवन ने, ठीक ना, किसके प्रति? अपने विरोधियों के प्रति। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन मोहम्मद जो था, ठीक ना, कौन था? इसका दामाद था ना जी। तो इसको कौन सा उपाधि दिया था? उलूग खां की उपाधि दिए थे। बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और कौन? अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स था। और गुलाम वंश जो का अंतिम शासक जो था वह शमसुद्दीन कॉमर्स था। चलिए, मंगोल का थोड़ा सा यहाँ छूट गया है, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मंगोल, मंगोल क्या है? तो मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। मंगोल कौन थे? चीन के जो है उत्तर में गोबी जो है रेगिस्तान, जो गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो चीन में है, ठीक ना। चीन के निवासी थे। वह घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थी, यानी जानिए रहे हैं उन लोग, एथी था, अर्ध सभ्य जाति थी, ठीक ना, यानी कि घुमंतु भोटियाँ होंगी। अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों तथा अन्य पशुओं के पालन करना था। उनका मुख्य पेशा क्या था? कि मतलब पशु पक्षुओं को पालना था, ठीक ना, पशु घोड़ों को पालना था। ये बहुत गंदे रहते थे, यानी कि उन लोग जो है उन लोग का रहन सहन ठीक नहीं था तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। जब गंदा रहता था तो सब कुछ खा जाता है, मांस सभी प्रकार के क्या करते थे? मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वदा अभाव था, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। मतलब स्त्रियों को कोई सम्मान नहीं करता था, ठीक ना। यहाँ लिखा हुआ है कि स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वदा अभाव था, मतलब स्त्री को वैल्यू नहीं देता था सब, लेकिन फिर भी माँ का सम्मान करते थे। लेकिन उतना होने के बावजूद भी एक उन लोग में गुण था कि कम से कम माँ को सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान यानी चंगेज द ग्रेट एंड श्रापित द स्कॉट्स दोनों पुकारा गया है। इनका पिता यासुगाई बहादुर था, यानी चंगेज खां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये उन्हीं में से एक था, ठीक ना, उन्हीं कबीलों में से एक का जन्म जो है 1163 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। तेमुचिन तेमुचिन जिसका नाम क्या है? चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों नाम से पुकारा गया। इनका पिता जो कौन थे? यासुगाई बहादुर था, ठीक ना। यानी चंगेज खां के पिता कौन थे? यासुगाई बहादुर था, ठीक ना। चंगेज खां जो है कबीलों का है में से ही उतरा, ठीक, जन्म लिया, लेकिन वो महान था, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वंश भी आज ही पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे? खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश जैसे ही खत्म हुआ तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक ना। चलिए, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? तो गुलाम वंश की जो है स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक ना, किया। कब किया? तो 13 जून 1290 ईस्वी में, ठीक ना। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। और जो ये था जलालुद्दीन खिलजी वंश की राजधानी कहाँ था? तो किलोखरी थी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में
में उसका भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना, काड़ा मानिक कपूर इलाहाबाद में कर दी। ठीक ना, जलालुद्दीन की जो हत्या है 1296 ईस्वी में उसी का भतीजा भी था और दामाद भी था, पता ना कैसे रिलेशन था। ठीक ना, इन लोग थोड़ा, जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। ठीक ना, और कहाँ किया तो इलाहाबाद में। ठीक ना, इलाहाबाद में कहाँ था, काड़ा मानिकपुर में। ठीक ना, इसका क्या कर दिया, हत्या कर दी। तो 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान पड़ा। 22 अक्टूबर 1296 में अब कौन बना, हत्या करके, जलालुद्दीन की हत्या करके कौन बना, अलाउद्दीन खिलजी बैठा। कब, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसाप था। ठीक ना, अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था, अली था तथा गुरसाप था, दो नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थे। अलाउद्दीन की जो खिलजी था जैसे ही बना तो उन्होंने क्या किया कि सेना को नगद वेतन देने लगा। ठीक ना, नगद वेतन देने लगा और अस्थायी सेना रख दिया। ठीक ना, यह कभी कभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कि अस्थायी सेना रखने का किस राजा ने प्रथा शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है उस समय दिल्ली में सबसे विशाल सेना थी। ठीक ना, घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। घोड़ा दागने, और यह भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ देता है कि घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर से बढ़ाकर उपज 1/2 भाग कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि भू राजस्व का जो दर था वो बढ़ाकर 1/2 यानी आधा कर दिया। इसने सख्त खम्स धन का लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 कर दिया। जो लूट का धन होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। ठीक ना, इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने की आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की दृढ़ता से लागू किया। ये तो एकदम हिटलर जैसा काम किया। ठीक ना, इन्होंने क्या किया कि जो भी व्यापारी थे अगर कम तोलते थे तो उन्होंने क्या किया कि अगर कम हो जाता था तो व्यक्ति के शरीर से मांस काट कर ले जाने का आदेश दिया। तब ऐसा कोई करेगा, डरे कोई तोलेगा जी, नहीं तोलेगा। इसने अपने शासन में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, एकदम सख्त से लागू किया एकदम। ठीक ना, हार्ड एंड फास्ट रूल लागू किया था। तो कौन सा कि अगर कोई गलती तोल दिया तो ठीक ना, तो उस व्यक्ति के, व्यापारी के, व्यक्ति के शरीर से मांस काट लिया जाएगा। तो कोई डरे तोलबे नहीं करेगा। और इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। दक्षिण भारत की विजय के लिए उन्होंने किसको भेजा था, तो मलिक काफूर को भेजा था। ठीक, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा वाला महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमात खाना हुआ, मस्जिद हुआ, अलाई दरवाज़ा हुआ, ठीक ना, सीरी का किला हुआ, ठीक ना, 1000 खंभा वाला, ठीक ना, 1000 खंभा वाला महल का निर्माण कौन कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन कौन, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा वाला महल का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। और अलाई दरवाज़ा जो है उसको क्या कहा जाता है, तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। ठीक ना, दैवी जो अधिकार सिद्धांत था उसको किसने चलाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। और स्वयं को क्या कहता था, तो सिकंदर सानी की उपाधि लेकर स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी समझता था। ठीक ना, यानी कि अपने ही से उपाधि दिया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को क्या किया था, दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। यानी परवाना नवीस जो अधिकारी होते थे वो क्या करते थे कि वस्तु का परमिट जारी करते थे। ठीक, साहना या मंडी, यहाँ फसलों को बिक्री हेतु लाया जाता था। साहना या मंडी में क्या होता था कि जो भी खाद्यान्न है फसल उसको क्या बेचने के लिए लाया जाता था। और सराय अदल क्या था, सराय अदल में क्या होता था, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तु बिकने के लिए आती थी। यानी सराय अदल में क्या होता था कि वस्त्र मिलता था, शक्कर मिलता था, जड़ी बूटी मिलता था, मेवा मिलता था, दीपक का तेल वगैरह ये सब जो है बिकने के लिए आती थी। चलिए इसके बाद
अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक स्थिति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। और अलाउद्दीन जो है उसकी आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है, एकदम पूरा डिटेल कहाँ से मिलती है, तो जियाउद्दीन बर्नी की कृति है तारीख फिरोजशाही, उसी से मिलती है। ठीक ना। ख्वाजा नूल फतू अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फतू शाह कालीन इस्लामी की कृति है। ठीक ना। यानी ख्वाजाउद्दीन फतूल अमीर खुसरो, ये जो ख्वाजाउद्दीन फतू है अमीर खुसरो की है, और रेहला जो है इब्न बतूता का है। ठीक ना। और फतूस रसलातीन किसकी है, इस्लामी की कृति है, इस्लामी की कृति है। मतलब कि रेहला किसके द्वारा लिखा गया है, तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। ख्वाजाइनुल फतू अमीर ख्वाजाइनुल फतू जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा हुआ है, और फतूह रसली तालीन जो है इस्लामी के द्वारा लिखा गया है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब यानी सेंसर तथा नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि जो मूल नियंत्रण प्रणाली जो चलाया था, तो उसके सफल बनाने के लिए क्या होता था, मुहतसिब जिसको सेंसर कहा जाता था, और नाजिर जिसको कि नापतोल का अधिकारी कहा जाता था। ये जो लोग जो थे पिविटल रोल निभाते थे, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वल्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर इसे खालसा भूमि में बदल दिया। यानी राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने क्या किया कि जो भी मिल्क था या फिर इनाम एवं वश के अंतर्गत जो भूमि दी गई थी वह उसको वापस ले लिया, वापस लेकर क्या बना दिया, खालसा भूमि में बदल दिया। चलिए इधर कुछ जो है शब्द छूट गए थे जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो मोहम्मद हसन था। अमीर जो खुसरो था, ठीक ना, जो दरबारी कवि था, ठीक ना, ये क्या इसका मूल नाम का था, तो मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक ना। वह बलवन से लेकर कहाँ इसका जन्म हुआ था, तो बदायूं। बदायूं कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक ना, बहुत चर्चित स्थान है बदायूं। ठीक ना। और 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो जो थे वह प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। वह बलवन से होकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। ठीक ना। वो किसके किसके दरबार में रहे, बलवन के दरबार में भी रहे। ठीक ना। बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तान के दरबार में रहे। इसीलिए इसे तोतिए हिंद, भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तोतिए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना। सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। सितार और तबले का जो आविष्कार हुआ उसका मेन जो है श्रेय अगर किसी को जाता है तो अमीर खुसरो को ही जाता है। चलिए अब आगे हम लोग इस खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक ना, ताकि और बेल घंटा जरूर दबाएं ताकि जो भी अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाए गए जाने वाले दो नवीन कर थे, चराई कर। पहला था चराई कर। ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नया कर लगाया। पहला था चराई कर। चराई कर क्या था, दुधारू पशु पर लगाया जाता था। यानी चराई जो दूध देने वाले थे पशु उस पर कौन सा कर लगता था, तो चराई कर। दूसरा था गढ़ी कर। गढ़ी कर में क्या था, घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। गढ़ी कर जो था वो किस पर लगता था, तो घर और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में तथा दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तार्की के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अलीबेग और तरकार के नेतृत्व में, छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। यानी अलाउद्दीन के शासन में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक मुगलों ने 6 आक्रमण किए। पहला आक्रमण कब किया, तो 1297 ईस्वी में किया। ठीक ना। किसके नेतृत्व में किया, तो कादर खां के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण कब किया, तो 1298 में किया। किसके नेतृत्व में किया, तो सल्दी के नेतृत्व में किया। तीसरा आक्रमण कब किया, तो 1299 में किया। किसके नेतृत्व में किया, तो कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ। किसके नेतृत्व में, तो तार्की के नेतृत्व में। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में किया। किसके नेतृत्व में, तो अली बेग और तरकांक के नेतृत्व में। छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में किया, तो किसके नेतृत्व में, तो कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई और अंततः अलाउद्दीन जो है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को मर गया।
ठीक ना, इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। ले चलिए, कुतुबुद्दीन जो था मुबारक कब बना? तो 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री और पुरुष के संगत पसंद थी। ठीक ना, ये अलग ही प्रकार का शासक था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था और बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ये पागल शासक था। ठीक ना, मुबारक खिलजी क्या करता था कि कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन कर आ जाता था, यानी कि महिला का रोल करने लगता था। ठीक ना, अब बर्नी के अनुसार, बर्नी जो है लेखक हैं, उनके अनुसार कह रहे हैं कि कभी कभी नग्न होकर दरबारी के बीच दौड़ा करता था। तो पता नहीं इसका दिमाग खराब था कि क्या था। ठीक ना, अब बर्नी जाने। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक ना, मुबारक खान किसका चीज़ का अथी किया था? ठीक ना, खलीफा का उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 में इसकी हत्या कर दी। तो पहले ही कर देना चाहिए था। मुबारक के वजीर जो था खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक ना, खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण कर दी। मुबारक की हत्या ओकरे वजीर कर दिया। कब? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में, चूँकि वो ऐसा काम कर रहा था। ठीक ना, स्त्री का वस्त्र पहन कर आ जाता था, कभी दरबार में नग्न आ जाता था, तो इसकी हत्या कर दिया गया और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। दोस्तों, अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सजेशन के लिए आपको सहृदय स्वागत किया जाएगा। थैंक यू।